तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। आज है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का टेस्ट नंबर 7। इसके पहले हम लोग जो है छः टेस्ट इसका सॉल्व कर चुके हैं और टेस्ट नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट दे चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में 1 से 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज है पार्ट 2 जिसमें हम ये 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि जो और टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो है उसमें बात करें तो टोटल 5,000 से 6,000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज भी कल से चालू हो जाएगी। और इसके अलावा मॉडर्न, एंशियंट और पॉलिटी की टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी की और इकोनॉमी की, साइंस एंड टेक की टेस्ट सीरीज भी चालू है। कुल मिलाकर अभी लगभग 700 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इन सब की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो टेस्ट की प्रक्रिया ये है कि हर टेस्ट में, यानी अगर ये टेस्ट नंबर 2 है, इसके 5 वीडियो आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन को सेपरेट अगर आपको व्याख्या के साथ चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग व्याख्या के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको हम अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर देते हैं आफ्टर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग आते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आप भी हमारी तरफ पूरी तरह जुड़ पाएँ, तो आपको अपडेट मिल पाए टाइम से, इसलिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम आप लोग जो है भ्रमित होने से बचिएगा, जितना हो सके रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। उसके अलावा क्योंकि टाइम बचा नहीं है, जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये टेस्ट ऐसा है, ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इससे रिवीजन भी आपका हो जाएगा, व्याख्या के साथ बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें आपको ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, यानी हरित कृषि परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ऑप्शन एक है, हरित कृषि परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति लाना है। ऑप्शन दो, यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित है, यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा क्या है, वित्त पोषित है ग्रीन कृषि परियोजना। ऑप्शन तीन है, इसे 7 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में लागू किया। कौन सा कथन इसमें गलत है, यानी ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड में आपको बताना है कौन सा इसमें जो है आंसर जो है गलत है। ठीक है, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो केंद्र सरकार ने 2020 में कृषि के उत्सर्जन को कम करने के लिए, जो कृषि से उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए और अस्थायी कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन एनर्जी परियोजना की शुरुआत की थी। यह मिश्रित भूमि उपयोग सिस्टम के साथ लाया गया। मिश्रित भूमि उपयोग मतलब फसल के साथ पेड़ पौधे भी लगाना, ठीक है, एक साथ कई चीज़ें काम करना, ये मिश्रित भूमि का उपयोग। इसके अलावा 5 जो है प्रदेशों में से कम 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में कई वैश्विक पर्यावरणीय लाभ को प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया। यह परियोजना अस्थायी भूमि उपयोग और कृषि पद्धतियों के माध्यम से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष के अनुक्रमित या कम करने को भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो यानी इसका जो उद्देश्य था भारत के पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति लाना था, ये कतई नहीं है। इसका जो उद्देश्य था, ये जो अस्थायी भूमि उपयोग और कृषि परिस्थितियों के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड के कमी करना, ठीक है, और इसके जो अस्थायी कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करना, ये सब शामिल था। और कृषि से उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना, इसका कतई संबंध नहीं था कि ये भारत पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति लाना। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। एलिमिनेशन मेथड से आपको करना हो तो जिसमें ऑप्शन एक हो, गलत पूछा है, वो ऑप्शन सही होगा। यानी ऑप्शन ए में देखिए एक ऑप्शन नहीं, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में एक नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यानी इस ऑप्शन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। बचा बी और सी। अब देखते हैं कि ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन दो की बात करें तो ये सही है, क्योंकि ये परियोजना जो है, मतलब हरित कृषि परियोजना जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा फाइनेंस किया जाता है, जबकि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसी है। इसके कार्यान्वयन में शामिल अन्य प्रमुख अगर एजेंसी की बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और पर्यावरण मंत्रालय शामिल है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है, यानी जिसमें ऑप्शन 2 है वो इसके हिसाब से गलत पूछा है वो ऑप्शन होगा नहीं, बचा कौन सा, ऑप्शन सी, यानी 1 और 3 इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 गलत है, जाहिर सी बात है अगर ऑप्शन सी सही है इसके हिसाब से गलत पूछा है तो ऑप्शन 3 जो है क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, इस परियोजना में 5 राज्यों को उच्च संरक्षण मूल्य वाले प्रदेशों को प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें MP, ठीक है, इसमें देखिए MP नहीं शामिल है ना, इसमें कितने राज्यों को पूछा है, 5 राज्य, 7 राज्य नहीं शामिल है, 5 राज्य शामिल है। और उसमें कौन सा है, MP में जो लैंड है उसको जो चंबल वाला एरिया है, चंबल वाले एरिया को शामिल किया गया है लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा मिजोरम में डंपा लैंड जो है उसको शामिल किया गया है, डंपा लैंड यानी हरित गृह परियोजना के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन सा स्थान शामिल किया गया है, सिमलीपाल जो है लैंडस्केप शामिल किया गया है, सिमलीपाल लैंडस्केप शामिल किया गया है। इसके अलावा चौथे बात करें वो राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य शामिल है। राजस्थान में कौन सा लैंड शामिल किया गया है, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क जो है उसको जो है शामिल किया गया है इस परियोजना के अंतर्गत। तो डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड में कौन सा राजस्थान, उत्तराखंड में क्या शामिल किया गया है, तो उत्तराखंड में आप देखेंगे उत्तराखंड में जो लैंड है जिम राजा जी जो नेशनल पार्क है उसके लैंड को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार 5 जो है स्टेट को शामिल किया गया है। इसमें गलत पूछा है, ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है, यानी 1 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। हाल ही में लॉन्च किए गए पूसा बायो डिकम्पोजर का उपयोग शहरों से एकत्र किए गए नगर पालिका कचरे से उर्वरक खाद के निर्माण के लिए किया गया है। ऑप्शन 2, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली ने बायो डिकम्पोजर विकसित करने के लिए विकसित किया है, यानी जो भारतीय कृषि अनुसंधान उसने जो है ये बायो डिकम्पोजर विकसित किया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है। भारत में पराली जलाने और प्रदूषण की समस्या से हल करने के लिए पूसा बायो डिकम्पोजर जो है पूसा के वैज्ञानिकों द्वारा जो है विकसित किया और हार्वेस्ट द्वारा निर्मित एक नया समाधान है। यह फसल के अवशेषों को केवल 15 से 20 दिनों में जैविक खाद में बदल सकता है, ठीक है। तो ये जो खाद निर्माण की बात की है नगर पालिका की, ये इससे संबंधित नहीं है, यानी शहरों का जो है एकत्र, ये किससे संबंधित है, जो पराली से संबंधित समस्या हो रही है उसको जो है फसलों के अवशेषों को 15 से 20 दिनों में जैविक खाद के रूप में बदलने के लिए है। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो जहाँ जहाँ ऑप्शन 1 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे ही आपको जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 23 में क्या पूछा है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के संबंध में पूछा है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना देश भर में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने की योजना है। ऑप्शन बी है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ऑप्शन सी है, यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो इसमें जो है आपको बताना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना के संबंध में क्या कथन जो है गलत है। तो बात करें गलत कथन की, तो इसमें ऑप्शन ए जो है गलत है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में बात करें तो इसका पूरा लाभ पाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्य मानदंड यह है कि वे बीपीएल परिवार से संबंधित हो, ठीक है, वो क्या हो, बीपीएल परिवार से संबंधित हो, बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंधित हो, उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को बीपीएल श्रेणी से संबंधित जो किसी भी उम्र से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी भी उम्र से क्या संबंधित विकलांगता, दुर्बलता जैसे कम दृष्टि, श्रवण दोष, दांतों की हानि,
और लोकोमोटर विकलांगता आदि से पीड़ित है, ऐसे को जीवन यापन के आवश्यक उपकरण प्रदान करने किए जाएंगे इसके माध्यम से। तो इस प्रकार देखेंगे, और यह एक सेंट्रल जो है प्रायोजित योजना है। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए ही गलत है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, बीपीएल कार्ड धारक वाले जो है उनको ये उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीखो और कमाओ योजना के बाद संदर्भ में पूछा है, सीखो और कमाओ योजना के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन एक है, यह 14 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है और इसका उद्देश्य रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना और मौजूदा श्रमिकों और स्कूल ड्रॉप आउट जो हैं आदि की रोजगार क्षमता में सुधार लाना। ऑप्शन दो है, केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के नोडल मंत्रालय है। ऑप्शन तीन दोस्तों बात किया है, इसमें इस योजना के लाभार्थी के लिए पोस्ट प्लेसमेंट नगद का प्रावधान किया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सीखो और कमाओ योजना के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? तो सीखो और कमाओ योजना के बारे में अगर बात करें तो सीखो और कमाओ योजना जो है दोस्तों वो 14 से 35 वर्ष के आयु के युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है। इसका उद्देश्य रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना और मौजूदा श्रमिकों, स्कूल ड्रॉप आउट आदि की रोजगार क्षमता में सुधार करना। इसी रोजगार उन्मुखी योजना से पिछले 7 वर्षों में लगभग 3.92 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन सा जो है आपको गलत है। इसमें ऑप्शन एक देखेंगे, ऑप्शन एक जो है वो सही है। ठीक है, इसमें 14 से 35 वर्ष के आयु के लोगों को युवाओं का कौशल विकास योजना, ठीक है, इसमें ये सब कंडीशन भी शामिल है। इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो इसमें गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना के लिए 2013 से 14 से सीखो कमाओ योजना लागू की गई। यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जब ये केंद्रीय उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना के लिए 2013-14 से शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा कथन सही है पूछा है, यानी ऑप्शन दो जहां होगा एलिमिनेट हो जाएगा, बचा कौन सा? ऑप्शन सी इसमें सही है। और तीसरा जो है, तीसरा सही है, क्योंकि इस योजना के 75% प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है, जिसमें 50% संगठित क्षेत्रों में होना चाहिए। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन के लिए जो संगठन को प्लेसमेंट सेवाओं के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, यानी पोस्ट प्लेसमेंट जो है इसमें देखेंगे तो इसमें नगद का प्रावधान भी है। यानी अगर बात करें तो अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, बैंक आदि के माध्यम से उनके लिए आसान माइक्रो फाइनेंस ऋण की सुविधा की व्यवस्था करेगा। तो ये इसका पूरा सीखो और कमाओ योजना का क्राइटेरिया था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विश्व ओजोन दिवस के बारे में पूछा है। ऑप्शन एक दिया गया है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन दो, विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें और हमारे भोजन और टीकों को क्या ठंडा रखना है, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड आवर वैक्सीन कूल 2021 की थीम के बारे में पूछा है। तो अगर बात करें ऑप्शन एक, विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष क्या कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि ओजोन जो डिप्लीटिक पदार्थ है यानी क्षयकारी पदार्थ है, उनके उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसे इसी दिन 1987 में मतलब 1987 में लागू किया गया था। हर साल यह दिवस ओजोन जो डिप्लीशन होता है और इससे संबंधित किए गए उपायों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अपने यहाँ पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तहत गठित जो ओजोन सेल है 1995 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विश्व ओजोन दिवस मना रही है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो भी सही है, क्योंकि 27वां वैश्विक ओजोन दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, इस विषय के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया गया था। तो इसमें कौन कौन सही है? इसमें जो है देखेंगे, इसमें एक और दो सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के संबंध में आपको क्वेश्चन पूछा है।
इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के संबंध निम्नलिखित कथनों में विचार कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन एक, यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और दुनिया में अपनी तरह का पहला आईसीएपी का उद्देश्य है कि जिसके तहत ओजोन परत की रक्षा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अस्थायी शीतलन प्रदान करना है। ठीक है, यानी सस्टेनेबल कूलिंग की बात कर रहा है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें यह 2030 में अनुमानित कूलिंग जरूरतों के अनुमानों के साथ अगले 10 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन सी है, योजना का प्राथमिक उद्देश्य सर्वप्रथम प्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करना और प्रतिबंधित करना है, तत्पश्चात अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करना है। ऑप्शन डी है बी और सी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान से रिलेटेड। तो भारत एक व्यापक कूलिंग एक्शन प्लान विकसित करने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक है, जिसमें बात करें दोस्तों तो देशों में सभी क्षेत्रों में कूलिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म जो है दृष्टिकोण प्रदान की गई है। और इसके अलावा बात करें तो उन कार्यों को सूची दी गई है जो कूलिंग की मांग को कम करने में मदद कर सकते हैं। यानी शीतलन की आवश्यकता क्रॉस सेक्टोरल है और आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य घटक, और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय, कमर्शियल भवनों में, कोल्ड चेन में, और जो जो आप जो वातानुकूलित जो वाहन होते हैं और अन्य उद्योगों में भी इसकी जो है आवश्यकता है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की बात करें तो इसके तहत क्या है, पहला जो है 2037 से 38 तक सभी सेक्टरों में कूलिंग डिमांड को 20% से 25% तक कम करना। दूसरा क्या है इस एक्शन प्लान के अंतर्गत 2037 से 2038 तक, यानी पहला जो है 2037 से 38 तक क्या है, सभी सेक्टरों में कूलिंग डिमांड को क्या है कम करना। और दूसरा क्या है इसका एजेंडा, 2037 से 38 तक क्या करना है, रेफ्रिजरेटर डिमांड को 25 से 30% तक कम करना। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या है, कूलिंग एनर्जी की आवश्यकताओं को कम कर 2037 से 38 तक 25 से 40% तक कम करना। चौथा क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीक कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के प्रमुख रूप में शीतलन और संबंधित क्षेत्रों को मान्यता देना। पांचवा, भारत कौशल मिशन के अंतर्गत तालमेल रखते हुए 2022-23 यानी इस साल के तक जो है 1 लाख सर्विसिंग क्षेत्रों में टेक्नीशियन का प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना। ठीक है, और बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान दुनिया में अपनी तरह का पहला प्लान है जिसके तहत सभी क्षेत्रों में कूलिंग आवश्यकताओं को संबोधित करने के साथ उन कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन देखेंगे कौन कौन सा गलत है, तो इसमें जो है बी और सी जो है गलत है। ठीक है, बी और सी गलत है, तो इसमें देखेंगे बी और सी ऑप्शन डी में दिया गया, यानी ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, ओजोन एक्शन डे के रूप में बात करते हैं। ओजोन एक्शन डे को सही ढंग से परिभाषित करता है इन 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए की बात करें, विश्व के सभी देशों द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रावधानों का अनुसमर्थन। ठीक है, यानी रेटिफिकेशन की बात कर रहा है। ऑप्शन बी, यह एक ऐसा प्रतिभास यानी फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना when ozone in the atmosphere reaches a particular level that will be result a harmful effect on human health। ठीक है, यह एक ऐसा प्रतिभास है जो वातावरण में ओजोन का एक विशेष स्तर पहुंच जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी है, दुनिया भर के पूरी मानव आबादी द्वारा वर्ष में एक बार स्वैच्छिक उत्सर्जन की कमी की जानी चाहिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ओजोन एक्शन डे को क्या परिभाषित करता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ओजोन एक्शन डे को परिभाषित जो करता है उसमें देखेंगे ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है वो परिभाषित करता है। ठीक है, यानी इस डे की घोषणा तब की जाती है जब मौसम की स्थिति जो है प्रदूषण उत्सर्जन के साथ मिलकर जमीन के पास ओजोन के उच्च स्तर का निर्माण करती है, जो हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करती है, जो लोगों को फेफड़ों और बीमारियों जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, वातस्फीत, अस्थमा और सर्दी से पीड़ित है। उन्हें हवा के प्रदूषित होने पर सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये प्रभाव किसी के भी हानिकारक हो सकते हैं। तो इन प्रकार कंडीशनों में ये ओजोन एक्शन डे जो है प्रभाव किया जाता है। तो यह एक विशेष प्रतिभास है जो वातावरण में ओजोन के एक विशेष स्तर पहुंच जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी इसमें सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में, एक रिपोर्ट ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक आकलन यानी साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन किसके द्वारा रिलीज किया गया था। तो ये जो है
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से विश्व मौसम संगठन द्वारा जो है ये रिलीज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1987 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। उस समझौते के बाद के संशोधनों और समायोजन के माध्यम दुनिया के कई देशों में ओजोन के उपयोग को कम करने फिर भी चरणबद्ध के लिए कई नीतियां बनाई गई। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय से ओजोन परत के संबंधित सभी नवीनतम वैज्ञानिक निष्कर्षों के सरकारों पर समय समय पर जो है अद्यतन का भी आह्वान किया। तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन और देखेंगे यूनेप द्वारा ये जो है ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक आकलन जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी मिलान पूछ लेता है। 29 की बात करें, डाइमिथाइल सल्फाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह वातावरण में फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्सर्जित सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैविक सल्फर यौगिक है। ऑप्शन बी है, डीएमएस मेघ निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी, इसे एंटी ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो डाइमिथाइल सल्फाइड के संबंध में क्या कौन सा ऑप्शन गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर डाइमिथाइल सल्फाइड यानी डीएमएस की बात करें, एक प्राकृतिक रूप से उत्पादित गैस है जो क्या करता है, क्लाउड निर्माण की क्षमता के कारण एंटी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जो वातावरण के माध्यम से सौर विकिरण की मात्रा को परावर्तित कर देती है और समुद्र के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति वाले क्षेत्र में माइक्रोबियल गतिविधि पर्याप्त जो है डाइमिथाइल जो है सल्फाइड का उत्पादन कर सकती है, जिससे कि महासागर वातावरण के लिए एक शुद्ध स्रोत के रूप में कार्य करता है। विशेषकर जो उप आर्कटिक क्षेत्र हैं, यानी सब जो आर्कटिक रीजन है उसमें देखा जा रहा है, यानी कि गर्म पानी के उच्च अक्षांशों क्षेत्रों में के पानी में अधिक जो है डाइमिथाइल सल्फाइड उत्पादन होगा। ठीक है, तो डाइमिथाइल सल्फाइड मुख्य रूप से जो है डाइमिथाइल सल्फाइड उत्पन्न होता है, जो कुछ समुद्री शैवालों की एक प्रमुख द्वितीयक मेटाबोलाइट है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी, यानी इसमें जो है कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन गलत है डाइमिथाइल सल्फाइड के रूप में, तो इसमें कोई भी गलत नहीं, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, वैश्विक तापन ग्लोबल टेम्परेचर के बारे में आपको कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। ऑप्शन एक है, वैश्विक तापमान वायु का औसत तापमान जिसे स्थल और समुद्री सतह पर स्थित मौसम स्टेशनों के साथ साथ कुछ उपग्रहों द्वारा लिए गए रिकॉर्डिंग के आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन दो, विश्व स्तर पर 2011 से 21 के दशक में पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म दशक माना जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो वैश्विक तापमान के संबंध में ये तो कथन सही दिया गया है, क्योंकि वैश्विक तापमान वायु का औसत तापमान जिसे स्थल और समुद्री सतह पर स्थित मौसम स्टेशनों के साथ साथ कुछ उपग्रहों द्वारा रिकॉर्डिंग के आधार पर मापा जाता है। यानी पृथ्वी के तापमान की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक स्थल के ऊपर की हवा और जहाज़ों, कभी कभी उपग्रहों द्वारा एकत्रित जो समुद्र की सतह को मापों को जोड़ते हैं, और वैज्ञानिक जो होते हैं, और भूमि और महासागर के स्थित प्रत्येक मौसम स्टेशन पर जो तापमान की तुलना उस स्थान और उस मौसम के लिए रिकॉर्ड किए गए सामान्य जो टेम्परेचर से की जाती है। आमतौर पर जो होता है 30 साल का जो एवरेज निकाला जाता है, जो तापमान निकाला जाता है, वो 30 साल की लॉन्ग टर्म जो है टेम्परेचर को एकत्र करके निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे जो है वैज्ञानिकों को समझ मिलती है कि टेम्परेचर औसत कितना है। तो 150 और इस प्रकार ऑप्शन एक सही, ऑप्शन दो गलत है। यानी 150 साल पहले तापमान के थर्मामीटर आधारित अवलोकन शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर 2006 से 2015 का सबसे गर्म दशक घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। इसमें हाल ही में खबरों में रहा जो है पूछा है, इसमें एक शब्द है, इसे हेड क्रटफोर्ड किससे संबंधित है। ठीक है, हेड क्रटफोर्ड किससे संबंधित है, तो इसको आपको बताना। ऑप्शन है, जलवायु परिवर्तन और संबंधित पहलुओं को ट्रैक करने से संबंधित उपयोग किए जाने वाले सैटेलाइट सिस्टम से संबंधित समूह है। ऑप्शन बी है,
एक पूर्व चेतावनी सिस्टम जो वातावरण में सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर यानी पीएम की बात कर रहा है को अचानक बढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन सी है औद्योगिक चिमनियों के लिए शुरू की गई फिल्टर प्रणाली की नई तकनीक है। ऑप्शन डी है वैश्विक भूमि सतह तापमान डेटा जो है सेट के संयोजन का संग्रह है। तो आपको बताना हार्ड जो कट E4 है वो किससे संबंधित है। तो अगर बात करें वैज्ञानिक वैश्विक तापमान का अध्ययन करने के लिए 4 प्रमुख डेटाबेस का उपयोग करता है। यूके मेट ऑफिस, हेडली सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के क्लाइमेटिक रिसर्च यूनिट संयुक्त रूप से हार्ड क्रट 4 का प्रकाशन करती है। ठीक है, हार्ड क्रट 4 अपने प्रकार का 1850 तक विस्तारित और अपडेट सबसे लंबा डेटा सेट है। तो हार्ड क्रट जो है वो 4 वैश्विक भूमि सतह तापमान डेटा सेट जो क्रट EM4 और वैश्विक SST डेटा सेट हेड SST-T3 का इसका संयोजन करती है। कुल मिलाकर जो है यह वैश्विक भूमि सतह डेटा सेट के संयोजन का संग्रह करता है। ठीक है, तापमान डेटा संग्रह का संयोजन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, कुछ ऐसे वर्ड न्यूज में रहते हैं तो इससे संबंध पूछ लेता है किससे संबंधित है। बहुत ज़्यादा आपको एकदम डीप नॉलेज में नहीं ना, लेकिन ऐसे वर्डों को ध्यान रखना किससे संबंधित है। इसका वैश्विक भूमि सतह के जो तापमान डेटा संग्रह के संयोजन से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही वर्ड आएंगे तो आपको टेक्निकल वर्ड में नहीं आना, बस किससे संबंधित है सिंपल आपको बता देना है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना कि ज्ञाता बनना है। अगर आपको क्लाइमेटोलॉजिस्ट बनना है तो आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट बनना है तो। और 32 की बात करें, कौन सा कथन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को उचित रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है यह एक निर्दिष्ट अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गर्मी को अवशोषित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस की क्षमता है। ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस की सूर्य से गर्मी को फंसाने की क्षमता। ऑप्शन डी यह अपने ऐतिहासिक विस्तार से समुद्री बर्फ और भूमि बर्फ द्रव्यांश पीछे हटने को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी यह उपस्थित अन्य ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के लिए एक अकेली ग्रीन हाउस गैस की प्रतिक्रियाशीलता का एक उपाय है जो संभावित रूप से ग्रीन हाउस गैस बनाती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को उचित रूप से क्या परिभाषित करता है इन 4 ऑप्शन में। तो अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP एक ग्रीन हाउस गैस की क्षमता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 20 से 500 वर्षों की एक निर्दिष्ट अवधि में गर्मी को अवशोषित करती है। यह समय सीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रत्येक गैस की एक अलग दर होती है जिस समय पर वायुमंडल से विलुप्त हो जाती है। प्रत्येक समय की अवधि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा एक पर सेट किया जाता है और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को उसी की तुलना में जो समय सीमा होती है के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है। उदाहरण के लिए अगर मान ले 20 वर्षों में सल्फर जो हेक्साफ्लोराइड का जो GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 15,100 है। ठीक है, तो जिसका अर्थ है कि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इसमें 15,100 गुना अधिक वार्मिंग क्षमता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है, यानी यह एक निर्दिष्ट अवधि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गर्मी को अवशोषित करने के ग्रीन हाउस गैसों की क्षमता को देखता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो कुछ दिया गया है आपको कथन, उससे बताना है इन चारों में से कौन सा जो है संबंधित है। स्थानीय पौने तड़ित झंझा का मतलब क्या होता है, थंडर स्टॉर्म। और बवंडर टॉर्नेडो के लिए उपयोगी दूरी की माप जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए कुछ 100 मील से लेकर कुछ 100 मील तक होती है जो निम्न रूप से जाना जाता है। ठीक है, यानी आपने मेसो स्केल मौसम विज्ञान जो है 10 से 1000 किलोमीटर के बीच विशिष्ट स्थानिक पैमानों के साथ वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन है। मेसो स्केल घटना के उदाहरण में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म और इंटर जो विंड होती है, डाउन स्लोप विंड स्टॉर्म, स्थल सागरी समील। तो इन सबको जो है मापता है। मौसम की कई घटनाएं जो मानव गतिविधियों में सबसे अधिक सीधे प्रभावित करती हैं उसे मेसो स्केल पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको ध्यान मेसो स्केल पर प्रदर्शित करते हैं। मेसो स्केल वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक अवलोकन और संख्यात्मक मॉडल क्षमताओं को में हुए हालिया अनुसंधान को प्रगति ने मेसो स्केल मौसम सिस्टम का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरणों में काफ़ी सुधार किया है, जिसने वायुमंडलीय वैज्ञानिकों के अवलोकन को भी आसान बनाया है। तो मेसो स्केल से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो CMIP के बारे में पूछा है, यानी अगर बात करें तो कपल्ड मॉडल इंटर कंप्रेशन प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
ऑप्शन एक है, यह दुनिया भर के मॉडलिंग समूहों द्वारा साझा मॉडल इनपुट के आधार पर जलवायु मॉडल सिमुलेशन का समन्वय एवं संग्रह है। ऑप्शन दो, विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम जो है CMIP के विकास के लिए मूल संगठन है। तो CMIP के संबंध में आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन एक जो है सही है। CMIP जो है कपल्ड मॉडल इंटर कंप्रेशन प्रोजेक्ट जो है, इसका उद्देश्य प्राकृतिक और प्रत्याशित परिवर्तनशील एक बहु मॉडल संदर्भ में विकिरण बल के परिवर्तन के जवाब में उत्पन्न होने वाले अतीत और जो वर्तमान और भविष्य की जलवायु परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक सही, ऑप्शन दो भी सही है। यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम द्वारा एक नए कपल्ड मॉडल इंटर कंप्रेंशन प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कार्यालय के लिए मेजबान के रूप में चुना गया, जो सितंबर 2021 से पूरी तरह से चालू होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मूल संगठन के रूप में चुना गया था किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या पूछा है? मिटिगेशन पोटेंशियल से संबंध पूछा है। मिटिगेशन मतलब होता है किसी भी जो प्रभाव हो उसको कम करना। ठीक है, समन क्षमता को उचित रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है, यह कार्बन की मात्रा का एक माप है जिसे कार्बन के उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, यह प्रक्रिया है जो विभिन्न चरों जैसे तापमान, बारिश, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव की भविष्यवाणी करने की सहायता करती है। ऑप्शन सी है, यह मानव क्रिया विशेष रूप से रोजमर्रा ऊर्जा, पानी और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना के परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को संबोधित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है, यह अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने या रोकने का प्रयास को संदर्भित करना है। यानी मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी प्रभाव को कम करना। ठीक है, तो इस प्रकार कार्बन की मात्रा का एक माप है जिसे कार्बन उत्सर्जन संतुलित करने के लिए संग्रहित किया जा सकता है। तो मिटिगेशन जो पोटेंशियल का संबंध है ऑप्शन ए से है, यानी समन क्षमता की अवधारणा एक जो है ग्रीन हाउस गैस जो होती है कटौती के पैमाने का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है, जो कार्बन मूल्य यानी कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन की प्रति यूनिट लागत को बचा या कम किया गया है कि तो कार्बन मूल्य के दिए गए स्तरों को उत्सर्जन जो होता है बेस लाइन एक होता है सापेक्ष किया जा सकता है। जो समन क्षमता यानी मिटिगेशन पोटेंशियल होता है को आगे बाजार क्षमता और आर्थिक क्षमता के संदर्भ में अधिक विविध किया गया है। ठीक है, अगर बात करें विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग करके जो है मिटिगेशन क्षमता को अनुमान लगाया जाता है, इनमें दो व्यापक वर्ग हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन दृष्टिकोण का मुख्य रूप से आर्थिक क्षमता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बॉटम अप अध्ययन क्या होता है? वो समान विकल्पों के आकलन के आधारित है जिसमें विशिष्ट तकनीकों और विधियों पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आमतौर पर बृहद अर्थव्यवस्था को अपरिवर्तित मानते हुए क्षेत्रीय अध्ययन होते हैं। टॉप डाउन क्या है? यह समान विकल्पों की अर्थव्यवस्था व्यापक क्षमता का आकलन करते हुए विश्व स्तर पर सुसंगत ढांचे और समान विकल्पों के केंद्रित और जानकारी का माइक्रो इकोनॉमिक और मार्केट फीडबैक का उपयोग करता है। सीधी बात, सिंपल लैंग्वेज में जानिए, मिटिगेशन पोटेंशियल क्या होता है? यह कार्बन की मात्रा का एक माप है जिसे कार्बन उत्सर्जन संतुलित करने के लिए संग्रहित किया जाता है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी प्रभाव को कम करना। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको ज्ञाता नहीं बनना है, लेकिन आपको टाइम है तो आप पढ़ लीजिए। अभी टाइम नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ कीवर्ड खोज के चलिए ताकि आपको एग्जाम क्वालिफाई हो सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें एक अभ्यारण्य के बारे में आपको बताया गया है, नेशनल पार्क के बारे में जो है आपको बताया गया है, तो उसको कथन दिया गया है, उसको पढ़ते हैं क्या कथन है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, वरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य और हाल ही में शामिल मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो इसमें कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क के बारे में और किस प्रजाति के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं इसको जो है पूछा है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, जो पिग्मी हॉग का संरक्षण, पिग्मी हॉग के संरक्षण कार्यक्रम यूके के ड्यूरेल वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट, असम वन विभाग, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के जंगली सुअर विशेषज्ञ समूह और पर्यावरण वन जलवायु प्रबंधन मंत्रालय के बीच एक सहयोग है।
पुनः परिचय कार्यक्रम 2008 में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और वरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ शुरू हुआ, जो सभी असम में है। ये जो वनों की बात कर रहा है, ये सभी कहाँ है? असम में है। ठीक है। और वर्तमान में गैर सरकारी संगठन और अरण्यक इकोसिस्टम इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पिग्मी हाक की बात करें तो पिग्मी हाक क्या है? पिग्मी हाक जो है दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे छोटा जंगली सुअर है। ठीक है, जंगली सुअर है और ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है और ये लुप्तप्राय रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 1972 का जो इन्वायरमेंट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है सूची शेड्यूल फर्स्ट में ये रखा गया है। तो इस प्रकार इसका संबंध पिग्मी हाक से है। इसके अलावा नेशनल पार्क के मैंने डिटेल जो है अपने विथ मैप के साथ, उसमें कौन सी नदी से कौन सा नेशनल पार्क गुजरता है, उसमें क्या वाइल्ड लाइफ मतलब इम्पॉर्टेंट है, कौन सा वन पाया जाता है, इसका सेपरेट PDF विथ शॉर्ट नोट्स के साथ मैंने टेलीग्राम चैनल स्टडी इस पर डाउनलोड किया है। वहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमने सेपरेट हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर दिया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे आते जरूर हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में पूछा है। ऑप्शन एक दिया है, मार्च 2020 में इसे भारत सरकार द्वारा देश के 17 प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों में से एक रूप में चुना गया। ऑप्शन 2, राष्ट्रीय उद्यान में जलोढ़, सवाना, वुडलैंड्स और उष्णकटिबंधीय अर्धसदाबहार वनस्पति उपस्थित हैं। ऑप्शन 3 है, इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र रूप में नामित किया गया। ऑप्शन 4 है, यह पूर्वोत्तर भारत में असम के चिरांग और बक्सा जिले की स्थित है और भूटान के राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। तो आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, यानी सरकार ने विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत में कुछ विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित पर्यटन स्टेशनों को पहचान की है, यानी ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, कोलवा गोवा में, आमेर का किला, सोमनाथ मंदिर, धौलावीरा, खजुराहो, हम्पी, ठीक है, महाबलीपुरम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क असम में, कुमारकोम केरल में, महाबोधि मंदिर बिहार। तो इनकी जो है पहचान की है विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ये भी सही है क्योंकि इस पार्क में 4 प्रमुख प्रकार की वनस्पति मौजूद है। ये जलोढ़ जलमग्न घास के मैदान है, जलोढ़ सवाना वुडलैंड्स। और बात करें तो वुडलैंड्स के साथ क्या है, इसमें देखेंगे उष्णकटिबंधीय जो नम्र मिश्रित पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय अर्धसदाबहार वन है। 1986 में दोस्तों 1986 के लैंडसेट डेटा के आधार पर वनस्पति द्वारा प्रसिद्ध कवरेज है। लंबी घास के मैदान 41%, छोटी घास के मैदान 11%। तो ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये मेन चीज़ ध्यान रखना है कितना परसेंट है, ये इतना घुस के नहीं पूछता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें जो है ये सही है क्योंकि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र का कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के पक्षियों और संबंधित जैव विविधता के संरक्षण के लिए IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान निगरानी करना। ठीक है, तो पक्षी प्रजातियों की विविधता के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को IBA का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 गलत है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत में असम के कार्बिंग अंगलांग जिले के गोलाघाट और नगांव में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? भारत के देखेंगे भारत के पूर्वोत्तर में असम के चिरांग और बक्सा जिले में स्थित है और भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान भूटान और असम दोनों में जो है प्रसारित है, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम के कार्बी एंगलोंग जिले में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है, मानस जो है दोनों में जो है प्रसारित है, जबकि काजीरंगा सिर्फ असम में है। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही? 1 2 3 सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। भारत में सामुदायिक भंडार यानी कम्युनिटी रिजर्व के संबंध में कथन पर विचार करना है। ऑप्शन 1, सामुदायिक रिजर्व के रूप में असूचित होने के लिए भूमि सामुदायिक भूमि या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए। ऑप्शन 2, सामुदायिक आरक्षित भूमि में भूमि उपयोग प्रतिरूप किसी भी समय परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है। ऑप्शन 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक सामुदायिक भंडार नागालैंड में है। कौन सा कथन सही है? तो कम्युनिटी रिजर्व के रूप में आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो ऑप्शन 1 गलत है। भारत में संरक्षण भंडार यानी कम्युनिटी रिजर्व जो है
सामुदायिक भंडार भारत के संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाने वाले शब्द हैं। आमतौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या और प्रवास कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। राज्य सरकार किसी भी सामुदायिक भूमि या निजी भूमि को सामुदायिक रिजर्व के रूप में क्या करती है, अधिसूचित कर सकती है, बशर्ते उस सामुदायिक सदस्य और संबंधित व्यक्ति जीवों और वनस्पतियों के साथ साथ अपनी पारंपरिक परंपराओं, संस्कृतियों और प्रथाओं की रक्षा के लिए ऐसे क्षेत्र पेशकश करने के लिए वो लोग सहमत हों। तो इस प्रकार जो है, तो भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करें, ये भी गलत है। जो कम्युनिटी रिजर्व के भीतर भूमि उपयोग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अगर बदलाव करना भी होगा तो प्रबंधन समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अपनी अनुमोदन के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये सही है। यानी भारत में 214 जो है मौजूदा कम्युनिटी रिजर्व है, जो लगभग 1302 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.04% है, जिसमें राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग ये शामिल आपको बताया गया कि इसका जो है एरिया इतना है। नागालैंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या है। यह राज्य का कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.9% कवर करता है। तो इस प्रकार देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन ऑप्शन डी यानी केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्यों के प्रबंधन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सीधी बात पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग से इसका कोई संबंध नहीं, ऊर्जा के संसाधन संस्थान इसका संबंध, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट से संबंधित संबंध नहीं इसका। सीधे आपको लगाना है इसमें किससे, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे जो है जारी या देखरेख की जाती है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। ये मंत्रालय जो होता है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो होते हैं, उसके मंत्री जो होते हैं, देश में 146 राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी करते हैं। वर्तमान में भारत के पास देश में 903 जो है आपको संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क मिल जाएगा, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% कवर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। वन्य जीवों के बढ़ती तस्करी और उनके संरक्षण के लिए एक बड़ा खतरा है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में तस्करी विरोधी कानूनों को लगाती है। तो इसमें देखेंगे राजस्व का खुफिया निदेशालय, ये जो संस्था है ये भारत में तस्करी विरोधी कानूनों को लगाती है। यानी भारत की शीर्ष तस्करी विरोधी एजेंसी है राजस्व खुफिया निदेशालय, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करती है। इसे मादक पदार्थों की तस्करी, वन्य जीव और पर्यावरण के दृष्टि संवेदनशील वस्तुओं को अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी को पता लगाने के लिए उस पर अंकुश लगाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी की सीमा की चोरी का मुकाबला करने के लिए सौंपा गया है। ठीक है, इसके अलावा ट्रैफिक भारत की बात करें, ये क्या करता है। ट्रैफिक भारत राष्ट्रीय और राज्य सरकारों और विभिन्न अध्ययन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है ताकि अध्ययन निगरानी कार्रवाई को प्रभावित करने में मदद की जा सके, ताकि अवैध वन्य जीव व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके, वन्य जीव व्यापार के साथ अस्थायी स्तरों पर भीतर लाया जा सके। इसके अलावा जो बात करें WWF इंडिया क्या है, 50 से अधिक वर्षों तक प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी रक्षा और सुरक्षा के समर्पित रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा बात करें तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड ब्यूरो के बारे में इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986। ये आपको ध्यान रखना है, UPPSC में और UPSC में पूछा गया, दोनों में अंतर है। यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और इसके अलावा अगर बात करें जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, यानी अगर बात करें जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 की धारा 38Z के तहत जो है संगठित वन्य जीव अपराध गतिविधियों संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना, उसे उस राज्य परिवर्तन एजेंसी को प्रसारित करना अनिवार्य है। तो ये इन सब के काम है। इसका काम जो है भारत में तस्करी विरोधी कानूनों को जो है जितनी भी तस्करी हो रही चाहे जिस हिसाब से हो रही, वो राजस्व खुफिया निदेशालय काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार का हमारा देखेंगे, तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन
के साथ ये 40 क्वेश्चन पार्ट 2 में कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसमें जो है 3 टेस्ट और होंगे, यानी 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको जो है फाइनल जो है प्रिंट जो है पीडीएफ, यानी फाइनल पीडीएफ का मतलब 100 क्वेश्चन के साथ इंग्लिश और हिंदी व्याख्या के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आना इस पर मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो टेस्ट को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ मिल सके और आपको पहले अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून और अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और एक आपको और इन्फॉर्मेशन दे दें कि कल परसों से जो है आपको जो है मिडवल हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी चालू होने वाली है।